मैं मानता हूं कि अगर आप ये तीन चीजें भी शुरू कर दें तो आप अपनी तैयारी में बहुत ज्यादा बूस्ट ला सकते हैं। क्या है? बहुत कॉमन मिस्टेक, देखो सबसे पहली मिस्टेक, फर्स्ट मिस्टेक आप सबकी, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, जब मैं, मुझे पता है मैक्सिमम लोग, आप में से मैक्सिमम लोग ये नहीं करते होंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते होंगे। बहुत जरूरी है शॉर्ट नोट्स बनाना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले क्यों जरूरी, क्यों है शॉर्ट नोट्स बनाना, क्यों जरूरी है? जब आपके पास ऑलरेडी बुक्स वगैरह है तो शॉर्ट नोट्स क्यों बनाएं? सबसे इंपॉर्टेंट है वो लास्ट टाइम पर, क्यों जरूरी है? लास्ट टाइम पर पूरी किताब रिवाइज करना संभव नहीं है। जब लास्ट टाइम आता है एग्जाम का, क्या इतनी मोटी बुक्स जो आप, अलग अलग बुक्स है, क्या उसको रिवाइज करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लास्ट टाइम पर हम, जब बहुत थोड़ा टाइम होता है तब हमें शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है, और वो शॉर्ट नोट्स खुद के बनाए हुए काम आते हैं, दूसरों के बनाए हुए काम नहीं आते हैं। तो बहुत जरूरी है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है, आप लास्ट में सिर्फ कुछ दिनों में पूरा पूरा कोर्स रिवाइज कर सकते हो। लास्ट टाइम पर रिवाइज किया हुआ कोर्स बहुत काम का होता है, वो आपको बहुत हेल्प देता है एग्जाम में। दूसरा, शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं जो बार बार रिवाइज किए जा सकते हैं। याद रखना, एक बार में किसी को भी याद नहीं होता है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बार बार रिवाइजन आपसे शॉर्ट नोट से कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप एक से दो बार भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और कठिन टॉपिक सारे के सारे याद हो जाएंगे, और वहीं से मेरिट तय होती है। देखो कठिन टॉपिक कैसे याद हो जाएंगे? जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो शॉर्ट नोट्स में इसी बात का ध्यान रखना, मैं आगे यही बताने वाला हूं, इसी बात का याद ध्यान रखना कि शॉर्ट नोट्स बनाने किसके हैं। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं जो भी कठिन टॉपिक्स और पॉइंट्स हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और जब आप उनको बार बार पढ़ोगे तो वो कठिन टॉपिक्स भी आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। और याद रखना, तो इजी टॉपिक्स तो हर कोई कर लेगा, इजी टॉपिक्स की तो हर कोई सवाल कर लेते हैं। मेरिट कहां से तय होती है? मेरिट उन कठिन लेवल के प्रश्नों को कितने लोग हल कर पाते हैं, जो उन कठिन प्रश्नों को हल कर लेते हैं, वहीं से मेरिट तय होती है। सवाल है कि जब इतना जरूरी है तो हम ये करते क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं करते? क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। शॉर्ट नोट्स में शुरुआत में मेहनत बहुत लगती है, पहली बार जब आप पढ़ेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे तो बहुत मेहनत लगती है। लेकिन मैंने एक बात लिखी है, ये केवल एक बार की मेहनत है, बस एक बार मेहनत कर लीजिए। आपको इंडिया जीके के एक बार मेहनत करनी है, राजस्थान जीके के नोट्स बनाने एक बार मेहनत करनी है, साइंस के नोट्स बनाने एक बार मेहनत करनी है। देखो यही कॉमन सब्जेक्ट लगभग घूम फिर के हर एग्जाम में आते हैं। आपको मेहनत कितनी बार करनी है? केवल एक बार करनी। एक बार आपने अपने सब्जेक्ट्स को मजबूत कर लिया, इनके शॉर्ट नोट्स बना लिए, फिर चाहे कोई सा भी एग्जाम आओ। ऐसा कई बार हो जाता है कि आपका एक एग्जाम में नंबर नहीं आए, दो एग्जाम में नंबर आए, आपको दो या तीन चार एग्जाम भी देने पड़ सकते हैं। जब दो या तीन या चार एग्जाम देने पड़ सकते हैं तो बार बार हर बार अलग अलग बुक्स क्यों पढ़नी है, फिर हर बार वापस उनको क्यों करना है? एक बार अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और जब भी कोई एग्जाम आए बस उनमें केवल और केवल एड ऑन करते रहिए और अपनी अपनी तैयारी करते रहिए। अब मैंने आगे यहां पर लिखा कब और कैसे इनको शॉर्ट नोट्स को बनाना चाहिए। पहली बात मैंने लिखी, एग्जाम से केवल कम से कम 4-5 महीने आपके पास टाइम होना चाहिए, तब इसको बनाना शुरू करना चाहिए। कम से कम बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि जब शुरू लास्ट में अगर एग्जाम का 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, तब आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। उस समय तो सिर्फ रिवीजन का टाइम बचता है। तो कम से कम 4-5 महीने पहले आपको शुरू करना चाहिए, और उससे ज्यादा टाइम है तो आपके लिए बिल्कुल सही टाइम है। जैसे मान लो कि आप आरएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता अभी 4-5 महीने एग्जाम नहीं है, तो आप अभी से नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाए, कब बनाए, उसका जवाब कैसे बनाए। देखो यहां पर मेरा एक सजेशन है, पर्सनल सजेशन है, आप चाहे तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा फायदा मिला है। क्योंकि जब मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे इसका बेनिफिट मिला। मैंने कहा A4 शीट पर, जो फोटोकॉपी का पेजेस आता है, उस A4 शीट पर ज्यादा अच्छे से नोट्स बनाए जा सकते हैं। जब रजिस्टर में बनाते हैं तब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी वो बताता हूँ, हो सकता है आप में से कई लोगों के साथ होता है। क्योंकि रजिस्टर लेकर आते हैं, हिस्ट्री का बनाना है, ज्योग्राफी का बनाना है, इकोनॉमिक्स का बनाना है, साइंस का बनाना है, हिंदी के भी बनाने हैं, इंग्लिश के भी नोट्स बनाने हैं, कितने सारे रजिस्टर मेंटेन करेंगे? तो 7-8-10 रजिस्टर मेंटेन करें। तो मैंने ऐसा कई बार किया, 5-7 अलग अलग रजिस्टर बनाए, या फिर ऐसा भी करता है एक रजिस्टर के 2 पार्ट कर दिए, इधर हिंदी चल रही है इधर इंग्लिश चल रही है। फिर होता क्या है कि जब कोई नोट्स बनाने लगे, 3-4-5 नए नोट्स बनाए, 5-6 पेज नोट्स बनाए, और पता नहीं उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पर चले गए, फिर तीसरे सब्जेक्ट पर चले, और वो नोट्स शायद वो रजिस्टर कभी भरे ही नहीं, वो ऐसे ऐसे पढ़े, 4-4 5-5 पेज भर के पढ़े हैं। इससे बनाने से क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपने नोट्स बनाया और बाद में आपको कुछ चीजें और याद आती है कि वो कैसे ऐड करो, बीच में वो पेज छोड़ना और ये करना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे A4 शीट पर होती है, उससे फायदा ये है कि आपका सिर्फ एक पेज जाएगा। जैसे आपको
क्योंकि अलग अलग मूड होता है कई बार। जैसे आपको आज हिंदी पढ़ने का मन कर रहा है, कभी हिस्ट्री पढ़ने का मन करेगा, कभी साइंस पढ़ने का, कभी पॉलिटी पढ़ने का मन करेगा। तो जिसका भी जो भी मन करे अपनी शीट में से एक पेज निकालिए और उसके नोट्स तैयार करके रख लीजिए। इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे एक एक पेज पेज करते 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 आपके सारे नोट्स लगभग तैयार हो जाएंगे। कई बार ये होता है कि जैसे आपका कोई टॉपिक छूट गया, कोई बिंदु छूट गया, तो एक पेज उठाइए, उसको लिखिए और बीच में उसको डाल दीजिए। इस तरीके में सिर्फ एक समस्या आती है कि आपके पास ये सवाल हो सकता है, सर इसको मेंटेन करना मुश्किल हो गया, इतने सारे पेड़ पर बिखर जाएंगे। बस मैं मानता हूं यही एक थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इसके लिए भी एक फाइल लेकर आ जाइए आप और उसको बाइंडिंग करके रख दीजिए। उसको अगर आपने अच्छे से संभाल लिया तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है नोट्स में। और आपको आपको लगेगा जो आप रजिस्टर पर कितने टाइम से कोशिश कर रहे हैं नोट्स बनाने की, वो नहीं बन पा रहे थे, यहां से वो बनने लग जाएंगे। और कैसे बनाने उस पर भी बात करते हैं। सब्जेक्टिव आपका अगर एग्जाम है, सब्जेक्टिव जैसे आरएस मेंस का एग्जाम होता है, आरएस मेंस जैसा एग्जाम है, अगर वो सब्जेक्टिव एग्जाम है जिसमें लिखना होता है, उसमें नोट्स बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम जैसे आरएस प्री है या फिर जो भी अदर सारे वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसका थोड़ा सा अलग होता है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखो अगर सब्जेक्टिव हो रहा है जिसमें सारा पढ़ना और लिखना है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें केवल पॉइंट फॉर्म में नोट्स बनाइए। मैं आपको बताऊंगा भी सही, मेरे कुछ नोट्स है जो मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए और उसका मुझे बहुत फायदा भी मिला, उसके बारे में बताऊंगा किस तरह से बनाना, उस पर भी और एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तो केवल पॉइंट फॉर्म में, तो जब आपने सारी चीजें पढ़ ली, अब आपने पॉइंट फॉर्म में उसको नोट्स लिखा, जब आप पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको लगभग लगभग पूरा पूरा टॉपिक वापस अच्छे से याद आ जाएंगे। और उन पॉइंट में भी से आपने पॉइंट बना दी, इसके अलावा उस पॉइंट में क्या लिखा हुआ उसके केवल कीवर्ड्स को लिख दीजिए। उस कीवर्ड से आपको पूरा टॉपिक याद आ जाएगा। जब आप दोबारा वापस रिवाइज कर रहे होंगे उन चीजों को, तो सारी की सारी चीजें आपको वापस याद आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव में तो लगभग आपको लगता है कि हर फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हर फैक्ट यहाँ पर आ सकता है। उन पे कैसे बनाए, उनमें थोड़ी सी एक समस्या होती है। सब्जेक्टिव में तो क्योंकि लिखना होता है, हमने पॉइंट पॉइंट लिख दिया और उससे हम आगे उसको विस्तार करके लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है कि जो केवल इंपॉर्टेंट हो और जो कठिन टॉपिक्स हो उन्हीं के नोट्स बनाना है। देखो एक तो बहुत कुछ चीजें ऐसी होगी जब आप पढ़ने बैठेंगे, तो जब अगर आप लगातार पिछले 5 6 7 8 महीने 10 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि 30 40 50% कोर्स तो आपके ऐसा है कि बहुत आसानी से आपको आता है, पहले से पता है, उनको छोड़ दीजिए। नोट्स फिर अगर इस तरह के हैं तो आपको केवल नोट्स ऑब्जेक्टिव में जो कठिन टॉपिक्स है, जिनको याद करना कठिन होता है, याद नहीं होता है, केवल उनको लिख दीजिए। और उनमें भी केवल जो की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनको आप यहाँ पर नोट कीजिए। यहाँ से आपको एक सवाल हो सकता है, सर कैसे पता है भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। जो एग्जाम में आएगा वो इंपॉर्टेंट और जो नहीं आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पता कैसे चलेगा कौन सा एग्जाम में आएगा और कौन सा नहीं आएगा, मैं उस पर भी आऊंगा कि ये पता कैसे करें कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। आपको केवल इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बनाने, मैं इस पर बात करूंगा। तो ना हार होनी चाहिए ना थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो, बस जीत होनी चाहिए। आपकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए उत्कर्ष लेकर आया एक दिवाली धमाका ऑफर। जी हां साथियों, 19 से केवल इंपॉर्टेंट और कठिन टॉपिक्स पॉइंट्स, क्योंकि जो इजी है उनको तो आप शायद वापस एग्जाम से पहले या फिर कभी भी एक बार देखेंगे याद हो जाएगा, लेकिन जो कठिन टॉपिक्स है उनको बार बार पढ़ना पड़ता है, तो केवल उनके नोट्स बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव में यही काम आएगा, ठीक है। और जब इस तरह के नोट्स बनाने तो डेली 1 2 घंटे अगर आप रिवीजन कर ले, तो मैं मानता हूं कि 15 दिनों में कठिन से कठिन टॉपिक 15 बार रिवीजन हो जाता है। 2 3 घंटे डेली अगर आप इस तरह से 1 2 घंटे भी रिवीजन करें तो आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर ये चीज को फॉलो करो, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसको फॉलो नहीं करते प्रॉपरली। कई लोग करते होंगे लेकिन प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है, इस वजह से बार बार एक कमी यहां पर रह जाती है। इसके बाद सेकंड मिस्टेक, फर्स्ट शॉर्ट नोट्स की, सेकंड है रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं करना। अधिकांश लोग अभी भी ये गलतियां करते हैं। जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो पता चलता है कि वो प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं कर रहे हैं। क्यों जरूरी है? देखो एक बार में किसी को याद नहीं होता, ये मानकर चलिए। आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम है, मुझे याद नहीं होता, ये सबकी प्रॉब्लम है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट्स है, स्टूडेंट है कि उसको एक बार पढ़ने में याद हो, उसकी तो बात अलग है। और ऐसे कैंडिडेट वैसे भी एग्जाम की तैयारी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नॉर्मली करते नहीं है। जो भी हमारे साथ आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, मानकर चलिए एक बार में उनको भी याद नहीं होता, उनको भी बार बार पढ़ते हैं। जो टॉपर रहे उन्होंने भी कई बार रिवीजन किया, तब जाकर वो टॉपर रहे, है ना। कम से कम आरएस जैसे एग्जाम में तो मैं मानता हूं कि आरएस प्री मेंस जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कम से कम 7 8 बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है, तब जाकर आरएस जैसे इतने बड़े कोर्स को आप याद कर पाते हैं और लिख पाते हैं, क्योंकि वहां लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि एक बार में हमें याद नहीं होता है।
कठिन टॉपिक तो बिना रिवीजन से याद होगा ही नहीं, कठिन टॉपिक को तो बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। इजी टॉपिक है, एक बार पढ़ के समझ में आ गया और हमेशा याद रखा है, लेकिन जो कठिन टॉपिक कठिन क्यों है, इसीलिए तो कठिन है कि वो याद नहीं हो रहा है। तो याद कैसे होगा, उसका तरीका यही है, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब चीजें याद होगी। रिवीजन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, पढ़ा हुआ सब साफ होता रहेगा, और जब एक बार साफ हो गया इसका मतलब क्या है कि हमने जो पढ़ने में टाइम लगाया वो सारा का सारा टाइम हमारा वेस्ट हो गया। ठीक है, तो उस टाइम को वेस्ट होने से बचाना है तो बहुत जरूरी है कि अपने को रिवीजन का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। रिवीजन कुछ नहीं है, एक सिस्टम है, उसको अगर फॉलो कर लिया तो धीरे धीरे सब चीजें आसान होने लग जाएगी। सवाल यह है कि जब इतना जरूरी है तो हम करते क्यों नहीं है, इसका यही एक सटीक कारण मुझे नजर आता है, क्योंकि बड़ा बोरिंग लगता है रिवीजन करना, बोरिंग जैसा लगता है। आपको लगता है कि सब पढ़ी हुई चीजें बार बार पढ़ रहे हैं, पढ़ते तब रिवीजन करते तब लगता है तो सब पढ़ी हुई पहले से आती है, थोड़ा बोरिंग टाइप का हो जाता है। देखो मैं मानता हूँ ये बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है, वापस बहुत मुश्किल होता है रिवाइज करना या फिर वापस पढ़ी हुई चीज़ों को वापस पढ़ना, पर बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर आपको इन काम को कर लिया तो मान के चलो कि आपकी जो याद करने की क्षमता है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी पहले से, क्योंकि अगर हम टाइम से रिवाइज नहीं करते तो 50-60% चीज़ें साफ हो जाती, जब हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं तो वही 60%, 80%, 90% पर चला जाता है। ठीक है, अब मैं आगे यही बात करने वाला हूँ कि कब और कैसे कैसे हमें रिविजन करना है, कब रिविजन करना चाहिए। तो रिविजन का एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, 1 महीने में 3 बार, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूव है, ये मेरा तरीक बनाया हुआ नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि इस तरह से करते हैं तो मैक्सिमम चीजें आप याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 महीने में 3 बार रिवीजन होना चाहिए, और फिर लास्ट में एग्जाम से पहले एक बार और रिवाइज कर लीजिए। अगर एग्जाम आपके 5-6 महीने में होने वाला तो एग्जाम से पहले एक बार और रिवाइज हो जाएगा तो आप लगभग आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी। कैसे, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप पूरा दिन भर आपने 6-7-8 घंटे पढ़े, उस 6-7-8 घंटे को भी 8 घंटे में जो आपने पढ़े किए उसको लास्ट में 1-2 घंटे में पूरा रिवाइज किया जा सकता है। इससे होगा क्या कि 8 घंटे में जो आपने पढ़ा है 1-2 घंटे में सारी की सारी चीजें आप सब के सब आपके आंखों के सामने वापस आ जाएगी। तो जो 8 घंटे में पढ़ा है उसमें कितना परसेंट आपको याद रहता है, उस परसेंट की संख्या बढ़ जाएगी। 1-2 घंटे, देखो अगर वो 1-2 घंटे आपने अच्छे से दिए तो आपके 6 घंटे 7 घंटे वैल्यूएबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं दिए तो मैं आपको कह सकता हूं कि दूसरे दिन तीसरे दिन आपको जो टॉपिक आपने 8 घंटे में पढ़े हैं वो 50% 60% इस इतना ही याद रहता है, 30-40% आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको सेम डे आपने पढ़ लिया तो आपकी याद करने की क्षमता उसकी 80-90% रहेगी। उसके बाद आपने सेम डे पढ़ लिया, फिर 5-6 दिन आपने पढ़ा, जब 7वां दिन आता है तो 7वें दिन एक बार वापस से रिवाइज कर लिया, क्योंकि 7 दिन होते होते वापस जो आपने पढ़ा है वो वापस 50-60% पे आने लग जाएगा। जैसे ही 7 दिन हुए आपने एक बार वापस पढ़ लिया, एक बार आपने पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, जैसे ही आपने 7 दिन में वापस रिवाइज किया सारी की सारी चीजें वापस याद आ जाएगी, वापस आप 80-90% 95% के लेवल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हफ्ते में एक बार, फिर एक हफ्ते में आपने कोर्स को 2 बार रिवाइज कर लिया, फिर आपका दिमाग उसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकता है, याद रख सकता है। फिर हर हफ्ते रिवाइज नहीं करेंगे तो भी चल सकता है, क्योंकि फिर हमारी दिमाग की क्षमता बढ़ेगी, वो ज्यादा लंबे टाइम तक इसको याद रख सकता है। फिर तीसरा रिवीजन आप कर सकते हैं मंथ के एंड में, और पूरा महीना जो आपने पढ़ा है वो आप 2-3 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, है ना। रिवीजन के साथ बुरी बात यह है कि रिवीजन करना बोरिंग लगता है, लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि 7 दिन का पढ़ा हुआ 1 दिन में भी रिवाइज हो सकता है। ये आपने कभी अगर किया होगा तो आपको पता होगा, 7 दिन जो पढ़ने में टाइम लग रहा है रिवीजन करने में इतना 7 दिन वापस नहीं लगता। रिवीजन 1 दिन में किया जा सकता है, रिवीजन बहुत फास्ट होता है, ये रिवीजन के साथ बहुत अच्छी बात है। तो मंथली वाला, क्योंकि जब आप तीसरी बार रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। पहली बार जब रिवाइज करेंगे तो ज्यादा टाइम लग रहा है, सेकेंड टाइम जब रिवाइज कर रहे हैं तो इतना टाइम नहीं लग रहा है, और जब आप तीसरी बार रिवाइज कर रहे हैं तो और कम टाइम में आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपने 3 बार इतना रिवाइज कर लिया तो मानकर चलिए कठिन से कठिन टॉपिक भी आपको याद हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था असली मेरिट यही सवाल तय करते हैं, यही टॉपिक्स तय करते हैं। अगर आपको वो कठिन टॉपिक याद हो गए, तो आप मेरिट में आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, एक मैंने बात लिखी है रिवीजन के संदर्भ में, अंडरलाइन और हाइलाइटर का सही यूज करना, रिवीजन आसान हो जाएगा। कैसे? रिवीजन के 2 तरीके मैंने आपको बताया, एक तो भाई आपके पास शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए हैं तो उसको आप रेगुलर रिवाइज करते रहे। शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स में आपने शॉर्ट नोट्स बना दिए, कठिन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बना दिए,
उनको अगर आप लगातार 10 से 15 दिन भी रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स को, 10-15 दिन में जो कठिन टॉपिक है वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। 15 दिन में वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद हो जाता है ना। मैंने ऐसा तरीका अपनाया था कि जो भी मुझे कठिन लगते थे उनको नोट कर लिया और रोज सुबह उठकर 1-2 घंटा उनको पढ़ना। अगले 10-15 दिन में उनको 15 बार रिवीजन करने के बाद सारे के सारे एग्जैक्ट सारे के सारे याद हैं। फिर ये तो हो गया शॉर्ट नोट्स का। अंडरलाइन और हाईलाइटर, मैं कई कैंडिडेट्स को देखता हूं अंडरलाइन और हाईलाइटर का वो यूज करते हैं। कैसे करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। कोई भी बुक पढ़ी, उनकी बुक उठाकर देखते हैं पूरी की पूरी किताब पे अंडरलाइन किया हो। जैसे हाँ, ये दिखाने के लिए देखो मैंने पूरी किताब वर्ड टू पढ़ी है। जब वर्ड टू वर्ड पढ़नी तो अंडरलाइन करने की कहाँ जरूरत है, वो तो पहले से ही लिखा हुआ। अंडरलाइन करने का मतलब क्या है या फिर हाईलाइट करने का मतलब क्या है? अंडरलाइन और हाईलाइट आपको सिर्फ वहां पर करने हैं, केवल उन कीवर्ड्स पर जिससे आपको लगता है कि इन पर मैंने इनको जब दोबारा मैं पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा तो केवल इन वर्ड्स को पढ़ना है, बाकी किसी वर्ड्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल इनको भी पढ़ लूंगा तो मुझे पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। जब आप इस तरह से अंडरलाइन और या फिर हाईलाइट करेंगे कि पूरे पेज में से आपने मुश्किल से 20-30% वर्ड्स को आपने हाईलाइट किया या फिर लाइन को हाईलाइट किया, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी लिखेंगे या फिर एग्जाम में आ सकता है, तो ये याद करना जरूरी है। केवल उनको करो तो आप हर पेज को 100% पेज को आप 10 से 20% केवल अंडरलाइन और हाईलाइट का सही से यूज करके आप इसको 100 शब्दों को 20 शब्दों में ला सकते हो। क्या करना है? अंडरलाइन और हाईलाइटर का अब से सही इस्तेमाल करना है। मैक्सिमम लोगों को बस हाईलाइटर के बारे में सुना है, अंडरलाइन करते हैं, उसका यूज असली पता नहीं है। केवल अब से केवल उन वर्ड्स पे, उन लाइंस पे यूज करना जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। लास्ट में केवल उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है? वो आपका 100% को 20-30% पर ले आएंगे, तो इसका सही यूज करना है। इस तरह से रिवीजन आसान होगा। अब आते हैं थर्ड मिस्टेक्स पर, और वो थर्ड मिस्टेक है, मैक्सिमम कैंडिडेट ये भी मिस्टेक करते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस करके नहीं जाते या फिर पूरी प्रॉपर टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। टेस्ट प्रैक्टिस के नाम पर या तो खाना पूर्ति होती है या बहुत कम टेस्ट प्रैक्टिस करके जाते हैं। देखो, आपने 2 काम अगर ये कर लिए कि आपने पहले शॉर्ट नोट्स बना लिए, अब उसका मैक्सिमम आप रिवीजन भी कर रहे, तो तीसरा काम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, टेस्ट प्रैक्टिस। क्यों जरूरी है? मैं मानता हूं आज के टाइम में जब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, टेस्ट प्रैक्टिस के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, पूरी किताब अच्छे से पढ़ लिए, 1-2 बार रिवाइज भी कर लिया, उसके बाद भी मैं मानता हूं आपकी जो तैयारी हुई है वो अभी 50% पर पहुंची है ना। आप सिर्फ ये तैयारी करके जाएंगे तो आप केवल 50% ही मार्क्स गेन कर पाएंगे। अगर आपको ज्यादा मार्क्स गेन करना है तो आपको टेस्ट प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। बिना टेस्ट प्रैक्टिस के आप कंपटीशन में नहीं रह पाएंगे। और क्या करता है टेस्ट? टेस्ट हमारी तैयारी को सही दिशा प्रदान करता है। सही दिशा का मतलब क्या? देखो, जब आप पहली बार कोई कैंडिडेट पढ़ रहा है, पहली बार जब तैयारी कर रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या आती है। जब आप पूरी किताब पढ़ रहे होते हैं, पूरी किताब में बहुत सारा मैटर, आपको नहीं पता भी इनमें से कौन सा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है और कौन सा एग्जाम में पूछे जाने की कम है। जो अभी मैं बात कर रहा था, भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स बनाने, ये नए कैंडिडेट्स को नहीं पता। तो कई बार कई कैंडिडेट 2-3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता है, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है कि भाई इसमें किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है। वो कौन बताएगा? वो बताएंगे आपको टेस्ट पेपर्स। ऐसे टेस्ट पेपर जो अच्छे विशेषज्ञों ने तैयार किए हैं, वो उन टेस्ट पेपर से आपको ये पता चलता है कि अच्छा, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन चीजों को अगर आप छोड़ भी दे तो नहीं। क्योंकि बार बार जब आप टेस्ट देंगे तो आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगा कि अच्छा, इस तरह के सवाल एग्जाम में आता है, इस तरह के एग्जाम में आते हैं, इस तरह के एग्जाम में आते हैं, हमें इन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कई बार हम पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही टेस्ट में आता है वो सवाल पढ़ा हुआ याद ही नहीं आता है, क्योंकि हमें जिन पर ज्यादा फोकस करना है हमने फोकस किया नहीं, या फिर हम एक लेवल का फोकस रखते हैं सभी पर नहीं। कुछ वर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर खास तौर पर मेहनत करनी होती है। वो आपको पता चलता है टेस्ट से। जब आप एक टेस्ट देते हैं, उसमें 150 सवाल आते हैं, आपको पता चलता है कि उस विषय में किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। आप जब प्रीवियस पेपर उठाकर देखते हैं तब आपको पता चलता है कि एग्जामिनर का माइंड सेट कैसे काम करता है। आप पूरी किताब पढ़ रहे, लेकिन एग्जामिनर तो उसमें से केवल 150 शब्द पूछेगा आपसे, 150 सवाल निकाल कर पूछेगा उससे। आपको केवल कैसे उन 150 शब्दों पर, कैसे उन 150 सवालों पर हम फोकस करें, ये टेस्ट सीरीज आपको बता सकता है, यानी आपको राइट डायरेक्शन में बढ़ने को बता सकता है। टेस्ट से ही आपका संपूर्ण मूल्यांकन होगा।
आपको पता चलेगा कि आपकी कमजोरी क्या है। जब आप टेस्ट देते हैं, मान लो कि आपने एक टेस्ट दिया, 100 में से आपके 60 नंबर आए, आपको ये पता चलेगा कि वो 40 नंबर जो है वो कहाँ कट रहे, किस विषय में कमजोरी, किस विषय का कौन सा टॉपिक कमजोर है। आपको अपनी कमजोरी सीधे आपके एनालिसिस में पकड़ में आ जाती है। फिर दोबारा क्या करना है, आपको दोबारा उस पर फोकस करना है, और उस पर फोकस करके तो आपको यहाँ पर कमजोर पक्ष भी पता चलता है और अपना मजबूत पक्ष को भी पता चलता है। मजबूत पक्ष को और मजबूत करना है, और जहां कमजोरी नजर आती है उस कमजोर पक्ष को आपको मजबूत बनाना है। तैयारी के लेवल को एकदम से बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है वो बताता हूं। देखो, जब आप तैयारी कर रहे होते हो और एग्जाम के 4 या 5 महीने पड़े, आपका तैयारी का लेवल बहुत हल्का होता है, आप आराम से तैयारी कर रहे होते हैं, रिलैक्स होकर तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन आप सोचिए, जैसे ही आपको पता चले एग्जाम 5 दिन बाद है, 7 दिन बाद या 10 दिन बाद एग्जाम देना होता है, आपकी तैयारी का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। जो पूरे साल भर में पढ़ते हो, वो पिछले 7-8 दिन में आप पढ़कर चले जाते हैं। यही काम टेस्ट करता है। जब आपके सामने टारगेट्स रहता है कि मुझे ये पूरा करना है, 1 हफ्ते में ही पूरा करके मुझे टेस्ट देना है, क्योंकि वो एग्जाम की तरह काम करता है। जहां पर आप बहुत रिलैक्स होकर 4 महीने बाद एग्जाम देंगे, इस मोड में रहते हैं, टेस्ट सामने आते ही आपको एग्जाम मोड में एकदम से आपका पूरा शरीर, माइंड सब कुछ आ जाता है, और आपकी तैयारी का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। तो ये काम, एग्जाम का इंतजार नहीं करना कि एग्जाम का आएगा तब हम अपने को तैयारी के लेवल को बढ़ाना है, ये टेस्ट भी आपका ये काम कर सकता है। और एक बहुत बड़ी बात, जो गलतियां एग्जाम में करते हैं वो पहले से ही दूर कर दी जाती है टेस्ट में। जब आप टेस्ट देते हैं, है ना, जब एग्जाम देखना है, कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे 1-2 छोटी मिस्टेक की वजह से आता हुआ सवाल भी गलत करके आ जाते हैं, और कई बार वो 1-2-3-4 सवाल ही बहुत भारी पड़ते हैं। ऐसी गलतियां अगर आप टेस्ट में ही दूर कर लेंगे तो वो गलतियां आपके एग्जाम में नहीं होगी। ठीक है, अब सवाल है, जब इतना जरूरी है तो करते क्यों नहीं है? कई कैंडिडेट्स का बस ये एक ही जवाब है कि डर लगता है ना। इसे मनाएंगे पहली दिवाली। टेस्ट में नंबर कम आएंगे, इस बात से डर लग रहा है, तो डर बैठा हुआ, इस डर को निकालना जरूरी है। देखो, यहाँ नंबर कम आ जाएंगे शुरुआत में, चल जाएगा, एग्जाम में नंबर कम आए ना तो चलेगा नहीं वहां पे। तो इस डर को, यही जितना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं देखने वाला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ता है। टेस्ट दीजिए, नंबर कम आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अपना एनालिसिस अच्छे से कीजिए, भाई कहाँ मेरी कमजोरी रह रही है, मुझे किस कमी को किस तरह से दूर करना, उस पर वर्क कीजिए, और उसको दूर करके आप इसको सही करना बहुत जरूरी है टाइम से। सवाल है कब और कैसे देना है टेस्ट। तो देखो, मेरा मानना है एग्जाम से कम 5-6 महीने पहले ही आपको ये शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में पर्याप्त समय नहीं मिलता है। ये आपके लिए कम से कम इतना समय तो होना ही चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है कि शुरुआत में तो कोर्स ही पूरा नहीं है, हम टेस्ट कैसे दें? तो इसका आप सबसे एक बेस्ट तरीका, जो हम भी आजकल अभी करते हैं, और बाकी और अदर इंस्टीट्यूट में भी आपको इस तरह से मिल जाएगा, और हमने तो इस तरह की भी बुक भी निकालना शुरू कर दी, बुक भी आपको टॉपिक वाइज मिल जाए। तो शुरुआत में आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। टॉपिक वाइज में क्या होता है, पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लो ये पूरा सिलेबस है, तो टॉपिक वाइज में पहले सिर्फ इस टॉपिक का टेस्ट देंगे, इस टॉपिक का टेस्ट देंगे, इस तरह से एक एक टॉपिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। शुरू में आप कोशिश कीजिए, जब शुरुआत कर रहे हैं तो पूरा पढ़कर टेस्ट देना। तो शुरुआत में पूरा 1 हफ्ता लीजिए, 1 हफ्ते में 1 हफ्ते जितने टॉपिक लीजिए और उस टेस्ट को दीजिए। हम जो यहाँ पर टेस्ट कराते हैं तो कोशिश करते भी 10 से 12 टेस्ट में आप पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो इतना ही आप भी टारगेट रखिए कि 10 से 12 टेस्ट में, यानी 10, 12, 13, 14 हफ्ते में आपके लगभग, है ना, अगर जैसे आरएस जैसा बड़ा है तो 12 के बजाय उसमें डबल हफ्ते कर लीजिए, 24 हफ्ते आप कर सकते हैं। ठीक है, 24 हफ्ते का मतलब यहाँ पर लगभग 6 महीने हो जाते हैं। तो 6 महीने में संभव है, किया जा सकता है। तो 10-12 टेस्ट में आप एक बार सिलेबस पूरा कवर कर लीजिए। पूरा सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कीजिए। अभी तक हर हफ्ते एक टेस्ट देना है, बाद में आपको हफ्ते में, जब आपकी एक बार पूरी तैयारी हो जाए, फिर बाद में अपनी टेस्ट की संख्या को बढ़ा देना। एग्जाम नजदीक आ जाएगा, आपकी टेस्ट की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। अब आपको रिवीजन करना, टेस्ट देना, रिवीजन करना, टेस्ट देना। टेस्ट दिया आपने, टेस्ट में पता चला कि ये मेरे अभी भी कमजोर पक्ष है, इसमें नंबर नहीं आ रहे, बार बार यही मिस्टेक हो रही है, उन टॉपिक को पढ़िए, फिर से टेस्ट दीजिए, फिर टेस्ट देंगे। टेस्ट से आपको पता चलेगा, हाँ, हर टेस्ट से पता चलेगा कि यहां से मेरे नंबर कम आ रहे हैं। उन टॉपिक्स को, उन बिंदु को पकड़िए, उन बिंदु को वापस पढ़िए और फिर वापस टेस्ट दीजिए। हर टेस्ट में कुछ ना कुछ गलतियां निकल कर आएगी, धीरे धीरे में आप में निखार आता रहेगा, और यही निखार आपको लास्ट में एग्जाम में सफलता दिलाएगा। और लास्ट में आते आते जब एग्जाम का 1 महीना रह जाए, तब तो मैं कहूंगा 1 महीना, 20 दिन, 15 दिन, फिर तो डेली टेस्ट देना है। ठीक है, और मैंने कहा रेगुलर एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ टेस्ट देते जा रहे हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। भाई मेरा कमजोर पक्ष क्या है, मेरा मजबूत पक्ष क्या है, मुझे किस पर मेहनत करनी चाहिए, किस पर टाइम कम दे सकते हैं और किस पर टाइम ज्यादा देना। कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे टॉपिक्स पर टाइम ज्यादा देते हैं जिनका वेटेज बहुत कम होता है।
है ना, छोड़ा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी एग्जाम में हमें 100% लाने की जरूरत नहीं है, हमें मैक्सिमम मार्क्स लाने की जरूरत होती है। हमें ये स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स पर फोकस करना है, न कि 100% पर। तो कुछ टॉपिक्स, जब मैं कहता हूं 100% नहीं लाना, इसका मतलब ये है कि हम कुछ टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं। उन कुछ टॉपिक्स को स्किप करने से अगर हम ज्यादा टॉपिक कवर कर पा रहे हैं, दूसरे जिसका वेटेज ज्यादा है, वो एक ज्यादा बढ़िया स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कहां से करें, ठीक है, कहां से करें, इस पर बात करते हैं। टेस्ट सीरीज आप कहां से कर सकते हैं? देखो मैंने यहां पर लिखा मिनिमम 40 से 50 टेस्ट आज के टाइम में आपको देकर फिर एग्जाम में जाना चाहिए। इतनी जब तैयारी करोगे तो उस कंपटीशन में आप इसको अच्छे से फाइट कर पाओगे। इसके लिए आप मार्केट में जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट बुक्स मिल रही है उनको लाकर आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम जैसा होता है, एग्जाम जैसे माहौल में देना है। ऐसा नहीं है कि हाँ बस पढ़ लिया फिर उत्तर, कहीं मार्केट में ऐसी बुक्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रश्न है नीचे उत्तर है, वो वाला प्रैक्टिस सेट काम नहीं आता, वो मॉडल पेपर काम का नहीं है। प्रश्न है ऊपर है नीचे आंसर है, तो फिर वो प्रैक्टिस कहाँ से होगा? ऐसे मार्केट में ऐसे आपको पेपर्स लाने हैं जिसमें आंसर पीछे की ओर, व्याख्या पीछे की ओर दे रखी हो, वहीं से आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट बुक लाकर आप कर सकते हैं। जहां पर भी आपके निकटतम जगह पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, अच्छी जगह पर जाए, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेस्ट को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे आप टेस्ट देते हैं आप एग्जाम मोड में आ जाते हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो आजकल लगभग हर जगह अवेलेबल है, जहां पर भी आप